आज हम भारत के इतिहास की किताबों में छिपे एक बहुत बड़े विवाद की बात करेंगे। ये सिर्फ तारीखों और नामों की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की पड़ताल है कि हम अपने नायकों को कैसे याद करते हैं और कैसे हमारी टेक्स्ट बुक्स हमारी सोच को, हमारी पूरी की पूरी समझ को शेप देती हैं। इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक ऐसी ऐतिहासिक हस्ती है जिनकी विरासत पर आज भी जबरदस्त बहस होती है। ये कमेंट्स आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक महान राजा जिन्हें महाराष्ट्र में सचमुच भगवान की तरह पूजा जाता है, उनके बारे में ऐसी बातें क्यों की जाती हैं? क्या गलती सिर्फ कीबोर्ड पर बैठे लोगों की है? शायद नहीं। शायद असली दिक्कत हमारी इतिहास की किताबों में ही छिपी है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हम पहले इस विवाद को समझेंगे कि क्या शिवाजी एक नायक थे या एक लुटेरा। फिर हम देखेंगे कि एक राष्ट्र और संस्कृति के रक्षक के तौर पर उनकी विरासत क्या थी, और फिर जानेंगे कि कैसे इतिहास की किताबें इस पूरी कहानी को बदल देती हैं, जिसका असर आज भी हमारे समाज पर साफ साफ दिखता है। तो बहस का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है। एक तरफ वो लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज को एक बहुत दूरदर्शी राजा मानते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उन्हें सिर्फ एक लुटेरा समझते हैं। एक ऐसा लुटेरा जो मुगलों से कभी खुले मैदान में लड़ ही नहीं सका। आखिर ये दो इतनी अलग अलग कहानियां आती कहां से हैं? क्या ये सिर्फ देखने का फर्क है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह छिपी है? सोर्स मटेरियल के हिसाब से इसका जवाब हमारे स्कूलों में, हमारी क्लासरूम्स में है। सारी प्रॉब्लम आप कह सकते हैं यहीं से शुरू होती है। जब नेशनल लेवल की किताबों में इतने बड़े शासक का जिक्र सिर्फ एक या दो लाइनों में खत्म कर दिया जाता है, तो लोगों को यही पढ़ाया जाता है कि भाई देखो, मराठा और मुगल दोनों में कोई खास फर्क नहीं था, दोनों अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। लेकिन क्या वाकई ये सच है? तो क्या शिवाजी महाराज सिर्फ एक लोकल हीरो थे? सोर्स मटेरियल इस बात को पूरी तरह से चुनौती देता है। उनका तर्क ये है कि शिवाजी महाराज का असर सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरे भारत की रक्षा की थी। देखिए, उस समय भारत पर दो बड़ी ताकतें हावी थीं। जमीन पर मुगल, जिनकी आर्मी बहुत मजबूत थी, और समुद्र में पुर्तगाली, जिनकी नेवी को हराना लगभग नामुमकिन था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी से इन दोनों सुपर पावर्स को एक साथ आने ही नहीं दिया। उन्होंने पुर्तगालियों से एक समझौता किया ताकि वे मुगलों का साथ न दें। सोचिए, अगर वो ऐसा ना करते तो ये दोनों मिलकर देश को तबाह कर सकते थे। अब आते हैं दूसरे बहुत ही अहम बिंदु पर। शिवाजी महाराज सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट नहीं थे, उन्होंने भारत की सांस्कृतिक पहचान को बचाने में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। ये एक शब्द है, आइकोनोक्लाज्म। इसका मतलब है कि जब कोई हमलावर किसी देश की पहचान मिटाने के लिए उसके मंदिरों, मूर्तियों और प्रतीकों को जानबूझकर नष्ट कर देता है। सोर्स के मुताबिक भारत में उस समय ठीक यही हो रहा था, और शिवाजी महाराज इसी के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन बात सिर्फ मंदिरों को टूटने से बचाने की नहीं थी। जो चीज सच में हैरान करती है वो ये है कि उन्होंने टूटे हुए मंदिरों को फिर से बनवाया भी। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है तमिलनाडु के मंदिर, जिन्हें कथित तौर पर तोड़कर उन पर मस्जिदें बना दी गई थीं। शिवाजी महाराज ने उन मस्जिदों को गिराकर वहां फिर से मंदिर बनवाए। शिवाजी महाराज की महानता का शायद सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनकी तारीफ सिर्फ उनके अपने लोगों ने नहीं की, बल्कि उनके दुश्मनों ने भी और विदेशियों ने भी की। ये शब्द भारत के आखिरी वाइसरॉय के हैं। इससे साफ पता चलता है कि उनकी स्ट्रेटेजिक समझ और लीडरशिप की इज्जत इंटरनेशनल लेवल पर कितनी ज्यादा थी। और शायद सबसे चौंकाने वाला उदाहरण हिटलर का है। ये दिखाता है कि शिवाजी की मिलिट्री टैक्टिक्स की शोहरत कितनी दूर तक फैली हुई थी कि हिटलर जैसे तानाशाह ने भी अपने एजेंडे के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया। ये उनकी ग्लोबल पहचान का एक, कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पहलू है। और शायद सबसे असरदार तारीफ उनके सबसे बड़े दुश्मन औरंगजेब की तरफ से आई। जब औरंगजेब को शिवाजी महाराज की मौत की खबर मिली तो उसने ये कहा था, ये दिखाता है कि दुश्मन होने के बावजूद वो भी उनकी वीरता और उनके कैरेक्टर का सम्मान करता था। तो सवाल तो यही उठता है कि अगर शिवाजी महाराज को दुनिया भर में इतना सम्मान मिला, तो फिर हमारी अपनी किताबों में उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया? इसका जवाब इतिहास में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में है जो ये तय करता है कि हमें इतिहास कैसे पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, यही वो सवाल है जो हमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर की पॉलिटिक्स की तरफ ले जाता है, और इसका जवाब एक सोची समझी कोशिश में छिपा हो सकता है, जिसका मकसद इतिहास के कुछ हिस्सों को छिपाना था।
सोर्स के मुताबिक 1960s में जब इतिहास को सही करने की एक कोशिश हुई और ये प्रपोजल रखा गया कि बच्चों को हमलावरों के नेगेटिव साइड के बारे में भी पढ़ाना चाहिए, तो जानते हैं क्या हुआ? उस प्रपोजल को आपत्तिजनक यानी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल बताकर पूरी की पूरी कमिटी ही भंग कर दी गई। सोर्स का यही तर्क है कि ये एक तरह से हमलावरों के कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश थी। और यही इस पूरी समस्या की जड़ है। एक तरफ हमारे अपने हीरो हैं जैसे महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज, जिन्हें अक्सर सिर्फ स्टेट की किताबों तक ही सीमित कर दिया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ बख्तियार खिलजी जैसे हमलावर, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया, उसे नेशनल हिस्ट्री में जगह मिलती है और उसके नाम पर आज भी रेलवे स्टेशन है। तो इस आधे अधूरे इतिहास का नतीजा क्या होता है? इसका असर सिर्फ क्लासरूम में नहीं रहता, बल्कि ये हमारे समाज में असली टकराव और संघर्ष को जन्म देता है। हाल ही में महाराष्ट्र के अकोला में एक घटना हुई। कुछ स्टूडेंट्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच की लड़ाई पर एक नाटक किया, लेकिन कुछ दूसरे स्टूडेंट्स ने ये कहकर शिकायत कर दी कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। नतीजा, नाटक करने वाले स्टूडेंट्स को स्टेज पर आकर माफी मांगनी पड़ी। ऐसा तब होता है जब हम अलग-अलग कम्युनिटीज को अलग-अलग इतिहास सिखाते हैं। ये एक लाइन ये पूरी प्रॉब्लम को समेट देती है। हमारा इतिहास अक्सर दिल्ली के तख्त पर कौन बैठा, बस उसी के इर्द गिर्द घूमता है, और देश के बाकी हिस्सों के जो हीरो हैं, जो कहानियां हैं, उन्हें भुला दिया जाता है। तो यहीं पर असली सवाल उठता है, क्या हमें एक ऐसा इतिहास पढ़ाना चाहिए जो सबको कंफर्टेबल महसूस कराए, भले ही वो अधूरा क्यों ना हो, या फिर हमें वो इतिहास पढ़ाना चाहिए जो सच हो, जिसमें अच्छा और बुरा दोनों शामिल हो, ताकि हम अपनी गलतियों से कुछ सीख सकें? कहते हैं, जब हम अपने नायकों को अपनी यादों से और अपनी किताबों से मिटा देते हैं, तो हम उन्हें दूसरी बार मार देते हैं, और उनकी कहानियों को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, जब एक ही देश के लोग अपने इतिहास के हीरो और विलन पर ही सहमत नहीं हो पाते, तो उस देश का भविष्य कैसा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।